Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all, my lovely children? So children, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8. 6 to 8 के लिए हम लोग ओलंपियाड लेवल आप लोगों को प्रिपेयर करवाते हैं एंड 6 to 10th का स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. अदर देन दैट NDSC, NSC, JS एंड PRMO. सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इसका हम लोग लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ फॉर क्लास 7th. लेक्चर पूरा मतलब जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोग इसका रिविजन करेंगे, राइट? रिविजन करने के बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. Right children, so further moving on, this is our awesome team. This is me. I'm taking NMTC primary, sub junior and 6 to 8 mathematics. प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल हैं. जब भी आपको लगे ऐसा कि ज़रूरत है देखने की, तब आप गो थ्रू कर सकते हैं उस सब से. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस. सो वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द करंट वीडियो लेक्चर्स दैट आर गोइंग. वहाँ पे वो वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक है वो प्रोवाइड हो जाते हैं. सो इट लाइक एक तो आपको पता लग जाता है कि भाई वीडियोस हैं, लाइक लेक्चर्स आज हैं, पहली बात तो ये. और दूसरा ये कि आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होता एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर द वीडियो, राइट? और ये सब चीज़ें हैं चिल्ड्रन. सो दैट इज़ वाई वी आस्क यू टू जॉइन द टेलीग्राम. एंड ऑब्वियसली जब आपको रिविजन वगैरह के लिए करना है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तब तो आपको प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना ही होगा, है ना? राइट चिल्ड्रन, सो ये सब चीज़ें हैं. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस दिखेंगे. When you apply my code AVLIVE, you get 30% of discount on the packages. तो जो complete package है वो 6300 का होगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें जो मेंशन है वो सब मिल जाएगी. And some of you might feel that you do not require the study material and you just want to know कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं कितना आपको ग्रास्प हो गया है, कितना समझ में आ गया है, कितना आप लोग याद रख पा रहे हैं, and you just want to test all that. Then you can opt for the second package, which will be again for 2450 after applying my code, right? So syllabus जो भी होगा टेस्ट का वो predefined आपको पता लग जाएगा, like it will be told to you of course, right children? So ये सारा information है. And other than that जो video lectures हैं and these bi-weekly quizzes, these are free children. वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पर मिलेंगे. बाय वीकली क्विजेस यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर वेबसाइट, राइट? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था वो सब मैंने बता दिया. इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरीज है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, or if you have any doubt, any kind of doubt, then you can call on this number children 9549041111, or you can contact me as well. मुझे WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम कर सकते हो and so on. राइट स्टूडेंट्स, so अपना जो रूटीन है, जो प्रॉमिस लेने का, वो अपन कंप्लीट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद अ लेक्चर. ठीक है? ऑलराइट. सो चिल्ड्रन, लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो इंट्रोडक्शन की भी, रेशियो होता क्या है, रेशियो के ही बारे में, और फिर थोड़ा बहुत कंपैरिजन की, भाई 2 रेशियोज हैं उनको अपने को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, है ना? ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी. इसका प्री रिक्विजिट क्या था? फ्रैक्शंस हुआ, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हुआ, जो ऑपरेशंस है फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अपने को पता होना चाहिए. तो वो ऑब्वियसली पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है फ्रैक्शंस, राइट? ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, नहीं पढ़ा है किसी ने तो लेक्चर्स अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट, right? And obviously after this lecture we were able to understand the basic concept of ratio and how do we compare it, right? All right. So what is a ratio? अपन ने ऐसा समझा था कि भाई जब भी हमें कंपेयर करना होता है कि नहीं भी 2 चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, या तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको कि भाई एक मदर है और उनकी डॉटर है, ठीक है? अब उनका मुझे हाइट में क्या कंपैरिजन है, तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूँगी? भाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सब्ट्रैक्ट. भाई इफ़ मम्मा की हाइट ज़्यादा है, डॉटर की हाइट कम है, तो मैं उन हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी आपस में, तो मुझे पता लग जाएगा भाई जो रिजल्ट है, जो डिफरेंस आएगा उससे पता लगेगा कि भाई जो मदर का हाइट है वो इतना ज़्यादा है ना? डिफरेंस करके, जैसे अपन ने यहाँ पे एक नंबर लेकर के किया, भाई हाउ मच इज़ 3 more than 2, कितना ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे पता लग गया.
राइट। दूसरा तरीका कंपेयर करने का क्या होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को, कि भाई कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सारा कंपैरिजन दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग, थ्रू डिविजन, राइट। डिविजन के थ्रू भी ये पॉसिबल है। जैसे 2:2 थर्ड ऑफ 3, इस तरह से अपन ने इसको देखा था, राइट। और भी अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, जैसे 10 kg और 20 kg वाला, कि भाई इफ अ पर्सन इज 10 kgs एंड अदर पर्सन इज 20 kg, तो अगर मुझे उसका रेशियो निकालना है कि हाउ मच मोर इज द सेकेंड पर्सन देन द फर्स्ट पर्सन, ट्वाइस, भाई 2 टाइम्स है ना। तो मैंने क्या किया, 2/1 या 1/2, कैसे भी करके देख लो भाई। अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन को सेकेंड पर्सन से, तो मैं क्या करूंगी 10 kg अपॉन 20 kg। पर अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से, है ना, तो फिर मैं क्या करूंगी 20/10, सिंपल, मुझे पता लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन ने देखा था कि भाई जो रेशियो है दैट इज कंपैरिजन थ्रू डिविजन, बस उसी को बोलते हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं डिविजन के थ्रू। तो भाई जो रिजल्टेंट आ रहा है वो, अब आप डिवाइड करते हो किन्हीं भी दो नंबर्स को, तो यू गेट कोशेंट, राइट। तो वो कोशेंट इज रिमाइंडर, सॉरी, कोशेंट इज रेशियो, नॉट रिमाइंडर, कोशेंट इज रेशियो, राइट। सो दिस इज व्हाट रेशियो इज ऑल अबाउट। मतलब उसका फिजिकल मीनिंग यही है कि आप कंपेयर करते हैं जब भी एक चीज को दूसरे चीज से, तो आप क्या करते हो, थ्रू डिविजन आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि भाई एक चीज दूसरे से कितनी ज्यादा है या कम है, या हाउ मच इज वन क्वांटिटी कंटेन्ड इन द अदर, ठीक है। ये अपन ने कुछ बेसिक यहाँ पे समझा था। सी कंपैरिजन बाय डिविजन इज नोन एज रेशियो। जैसे 2:2 थर्ड ऑफ 3, हाउ मच इज 2 आउट ऑफ 3, सो इट इज 2 थर्ड ऑफ 3, राइट। इस तरह से चीजें अपन ने समझी थी। देन ये प्रॉपर डेफिनेशन थी फिर रेशियो की, कि भाई मैथमेटिकली अपन उसको किस तरह से, फिजिकल मीनिंग तो अपन ने समझ लिया कि भाई जो अपन कंपेयर कर रहे हैं किसी भी दो क्वांटिटीज को, अच्छा क्वांटिटी भी क्या है, सेम काइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेबल को कुर्सी से कंपेयर कर दिया, राइट। टेबल है तो टेबल से ही कंपेयर होगी, कुर्सी है, चेयर है तो चेयर से ही कंपेयर होगी, वेट है तो वेट से ही कंपेयर होगा। ऐसा नहीं होगा वेट और मनी इन दोनों को कंपेयर कर दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है पर काइंड उनका सेम रहेगा, है ना। तो मतलब जैसे हाइट अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो दो पर्सन की हाइट अपन कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि एक पर्सन की हाइट और दूसरे का वेट कंपेयर कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना। सो अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो, है ना। अ रेशियो इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल दिस कोलन, कोलन से अपन डिनोट करते हैं इसको। अब हाउ कैन वी राइट दिस, हाउ कैन वी राइट दिस, a अपॉन बी, जो अपन कंपैरिजन बाय डिवीजन कर रहे हैं उसको हाउ कैन वी राइट, a इज टू बी, a इज टू बी, मतलब जो न्यूमरेटर है दैट इज गोइंग टू कम फर्स्ट एंड देन लेटर वुड बी आफ्टर दिस कोलन वुड बी द डिनोमिनेटर, है ना। इसी फॉर्म में ही लिखते हैं अपन, पहले न्यूमरेटर फिर कोलन फिर डिनोमिनेटर, है ना। दिस इज द रेशियो साइन। इफ a एंड b where b is not equals to 0 are two quantities of the same kind, वही मैंने बताया कि भाई सेम काइंड होना चाहिए, then the fraction a by b is called the ratio of a is to b या a to b, ठीक है। फ्रैक्शन हो रहा है, राइट इट एज a is to b और a upon b, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो चिल्ड्रन, है ना। अब इसका एक उन्होंने कुछ नाम भी दे रखा है, पर्सनल उनको नेम्स दे रखे हैं। तो भाई जो न्यूमरेटर है दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर है उसको अपन बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, राइट। दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट, दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है फाइंड द कॉन्सिक्वेंट, फाइंड द एंटीसीडेंट, देन यू शुड बी नोइंग दिस कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं लिखा, फ्रैक्शंस में लिखते हैं, रेशियो में ये लिख दिया, क्या कर लोगे, तो पता रहेगा इसे आपको, मैंने पढ़ाई दिया तो कर ही लोगे, फिर सही करोगे, राइट। सो दिस इज इट चिल्ड्रन, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये सब इसका वो था नोटेशन की किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी कि अगर कोई भी दो नंबर्स, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो, राइट, देन दे आर ऑफ द फॉर्म, मतलब बेसिकली वो नंबर, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज रेशियो में है तो उनके जो नंबर्स है ना, जो एक्चुअल नंबर्स है उसके, जो क्वांटिटी के नंबर्स है वो क्या है, m के n के, मतलब इस m से भी एक नंबर
मल्टीप्लाइड है, सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ n एज वेल, राइट. एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड है m से भी और n से भी, मतलब दो क्वांटिटीज अगर रेशियो में है देन दे आर ऑफ द फॉर्म mk एंड nk, जहां पे k क्या है चिल्ड्रन, k इज अ कांस्टेंट, मतलब k इज एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. 0 भी नहीं हो सकता है वो, राइट. सो दिस इज इट. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि 10 और 20, राइट. तो 1:2 लिख सकती हूँ मैं इसको, राइट. 1:2 क्यों, इसके अंदर मैं क्या नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये 10 और 20 हो जाए. 1:2 में चिल्ड्रन, 1:2 में मैं ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ, या 1:2 ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि भाई 10 और 20 हो जाएगा. तो मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, 1 × 10 एंड 2 × 10, दोनों में एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट. तो मुझे क्या मिला, 10 एंड 20, है ना. तो इस तरह से जब अपने को रेशियो दिए हुए होंगे एंड व्हेन वी वांट टू सपोज एंड व्हेन वी वांट टू लाइक फाइंड इट आउट, तो जब अपन इस तरह से फिर उनको अज्यूम कर लेंगे कि भाई लेट द नंबर बी mk और mp और mx एंड द अदर नंबर बी np nk nx व्हाटएवर इट इज, जो भी आप नंबर एक अज्यूम कर रहे हो वो, है ना. सो ये हम लोगों ने पढ़ा था. देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वेयर द द HCF ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज 1, है ना. कोई कॉमन फैक्टर्स उनके बीच में नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए. तो इस तरह से जब रहता है तब अपन रेशियो जनरली सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना. ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी. फिर इन अ रेशियो वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. ये भी अपन ने देखा कि भाई आप अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते. क्वांटिटीज कैन बी डिफरेंट बट देन टू क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो, बट देन इट हैज़ टू बी अ सेम स्पीशी, राइट. समझ गए, मतलब डॉग है तो डॉग से ही कंपेयर होगा, कैट है तो कैट से ही कंपेयर होगी, समझ गए. ऐसा ऑफ सेम काइंड दैट इज हैविंग सेम यूनिट्स. सिंपल, यूनिट सेम होनी चाहिए. डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, स्पीड है तो स्पीड से, टाइम है तो टाइम से, वेट है तो वेट से, लेंथ है तो लेंथ से. समझ गए. आई होप इट इज क्लियर. देन रेशियो हैज़ नो यूनिट्स. क्यों डिवाइड कर रहे हो बाबा, सेम यूनिट को डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे हो तो वो यूनिट्स भी तो कैंसिल आउट हो जाएगी भाई. उस मैथमेटिकली देखोगे तो यूनिट्स कैंसिल हो गई क्योंकि सेम यूनिट्स है भाई. किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, राइट. सो रेशियो हैज़ नो यूनिट्स. रेशियो का जब फाइनल आंसर आता है ना चिल्ड्रन, तो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. रेशियो इज यूनिटलेस, राइट. इट डज नॉट हैव एनी यूनिट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यूज्ड इन द क्वांटिटीज कंपेयर्ड. ठीक. देन द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो A is to B is very important. The ratio 3:2 is different from the ratio 2:3. ये मैंने समझाया था. अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन वेज 10 kg, सेकेंड पर्सन वेज 20 kg. अब इफ यू वांट टू कंपेयर कि हाउ मच इज फर्स्ट पर्सन देन सेकेंड पर्सन कंपेयर टू सेकेंड पर्सन, तो ऑब्वियसली आप 1:2 करोगे, है ना. और अगर मैं पूछ रही हूँ कि हाउ मच मोर इज द सेकेंड पर्सन एज कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन, तो आप 2/1 करोगे, राइट. ये सेकेंड पर्सन अपॉन फर्स्ट पर्सन, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है. तो अब इसका पॉइंट ये है, इसका मीनिंग ये है कि 1:2 इज नॉट इक्वल टू 2:1, राइट. मतलब रेशियो का जो ऑर्डर है, फर्स्ट टर्म अगर फर्स्ट टर्म है तो वो फर्स्ट टर्म ही रहेगी, वो सेकेंड टर्म नहीं होगी, ठीक है. और अगर उसको इन्वर्ट कर दिया तो फिर वो सेम चीज़ नहीं रहेगी चिल्ड्रन. जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इट वोंट बी द सेम थिंग, फिर वो इन्वर्ट हो गया है ना. सो इट इज़ नॉट द सेम थिंग, राइट. देन next was we can multiply or divide both the terms of the ratio by a non-zero number which does not alter the value of the ratio. So this is pretty easy. We have learned this equivalent fractions and all these things in fraction chapter में अपन ने already पढ़ा था कि अगर मुझे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, या अगर जैसा कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन बोले कि भाई रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें मैं एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, है ना. मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस रेशियो के बराबर ही होगा. एंड मैं एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड भी कर सकती हूँ. जैसे 9:15 मुझे दे रखा है, तो मैं इसमें से 3 को क्या करूँगी, डिवाइड कर लूँगी दोनों नंबर्स में, राइट. सो इट वोंट चेंज माय फाइनल वैल्यू ऑफ द रेशियो.
right? We studied this. Then next, comparison of ratio. So there were two ways, children. One was cross multiply कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अपन ये दिस इज लाइक फ्रैक्शन वाला ही सीन है, एकदम फ्रैक्शन में जैसा अपन कंपेयर करते थे बिल्कुल वैसा के वैसा ही है. तो उसके अंदर अपन ने क्या किया था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर बड़ा आ रहा है जिस साइड वाला बस वही बड़ा हो गया. एंड दूसरा तरीका था कि मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, है ना, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो और उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंगली उसके न्यूमरेटर को या एंटेसिडेंट को भी चेंज कर दो. फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे अपन, न्यूमरेटर्स में जो बड़ा होगा बस वही रेशियो बड़ा हो जाएगा. एक्सक्यूज मी, राइट. ये अपन ने कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में पढ़ा. एंड देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन किए अपन ने. नेक्स्ट लेक्चर 2 में वी स्टडीड अबाउट प्रपोर्शन. एक में पढ़ा अपन ने रेशियो, फिर सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में अपन ने क्या पढ़ा चिल्ड्रन, इसका प्री रिक्विजिट है वही फ्रैक्शंस तो आना ही चाहिए, बट अभी जो अपन ने रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा और क्या होते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने इस चैप्टर प्रपोर्शन से पहले अपने को थोड़ा आनी चाहिए कि भाई रेशियो होता क्या है, क्योंकि उसी पे ही डिपेंडेंट है वो, राइट. सो व्हाट इज बेसिकली प्रपोर्शन? इट इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, राइट. जैसे कंपैरिजन हो रहा है, अब रेशियो क्या है, कंपैरिजन ही है बेसिकली. तो जब हम एक किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं एंड वो बराबर आ जाती है दूसरी क्वांटिटी के, राइट. जैसे अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो इसका हेड अपॉन इसका हेड का लेंथ का कंपैरिजन हो रहा है इसके पूरे कंप्लीट लेंथ से. सिमिलरली इसका भी हेड का कंपैरिजन हो रहा है इसके पूरे लेंथ से, राइट. और जब मैं इस कंपैरिजन को देखती हूँ तो मुझे 1:2 1:2 मिल रहा है. इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल. हेड टू फुल लेंथ का जो रेशियो है, मतलब इससे मैंने कॉमन स्टेटमेंट निकाली कि भाई इन इमेजेस का जो हेड टू फुल लेंथ का जो रेशियो है दैट इज कॉमन, राइट, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल. ठीक, तो ये बस यही है प्रपोर्शन कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, सी एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन. कैसे लिखते हैं, दिस इज द साइन फॉर प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का साइन कौन सा होता है, इस तरह से 4 डॉट्स, राइट. सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड. इक्वल भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज वेल. अब इसके अंदर बहुत पर्टिकुलर है, जिस तरह से अपन ने देखा कि भाई ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो के अंदर, तो बस वही है. दिस वुड बी द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म ही होगी, ये थर्ड टर्म होगी और ये फोर्थ टर्म होगी. ये बिल्कुल नेसेसरी है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म्स ही होंगे. फिर मैंने इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी आपको बताया था कि भाई जब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन क्या है, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज है, राइट. और रेशियोज में क्या आ रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे एक पर्टिकुलर क्वोशंट मिल रहा है. तो इस तरह से जब मैं फिबोनाची सीरीज जो है उसको अगर लेती हूँ, मैं फिबोनाची सीरीज में अगर फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर से उसको डिवाइड कर देती हूँ, फिर सेकेंड नंबर को थर्ड से, फिर थर्ड को फोर्थ से, इस तरह से जब हम चलते जाते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, राइट, दैट इज नोन एज द गोल्डन रेशियो नंबर, राइट. और उससे हम लोग ये गोल्डन स्पायरल बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, ये लाइक एनवायरनमेंट में है, राइट. और मैंने बताया भी था कि इस पे बेस्ड हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, मैंने और चेरी मैम ने. सो यू कैन गो थ्रू इट. गोल्डन रेशियो नाम से ही एक वीडियो है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी समझ में आ जाएगी. इसका जो पीछे का मैथ है वो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा चिल्ड्रन. सो दैट ऑल्सो यूजेज रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट, एंड दिस इज नोन एज द गोल्डन स्पायरल. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स. अब इसके अंदर भी जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स बाहर की तरफ है. और जो सेकेंड और थर्ड टर्म जो होगी वो कहलाएगी मीन टर्म्स, राइट, मीन टर्म्स. और ये होंगी एक्सट्रीम्स, ये होंगी मीन्स, right. So the first and the fourth terms are called the extremes or extreme terms. The second and the third terms are called the middle terms or means, right. अब अगर कोई भी दो ratios आपस में proportional हैं, if any two ratios are proportional to each other, then product of means
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये होना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई भी दो रेशियोज आपस में बराबर हैं, राइट, एक रेशियो दूसरा रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, दो रेशियोज, इफ टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन आई कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये अपन ने देखा था। सिमिलरली दिस कुड ऑल्सो बी प्रूव्ड कि अगर मेरे को 4 नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में मैं उनको लिख करके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ जाता है, देन आई कैन से दैट दोज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, है ना। ये चीज अपन ने देखी। मतलब वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शनल में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और अगर 4 नंबर्स मुझे गिवन है, पता नहीं है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, अगर मैं उनके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मैं दिखा देती हूँ, वेरीफाई कर देती हूँ, तो वो चारों नंबर्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी इन प्रपोर्शन, है ना। तो वी स्टडीड दिस चिल्ड्रन, यहाँ पे वी सॉ एन एग्जाम्पल एज वेल। दिस वॉज इट। नेक्स्ट व्हाट डिड वी स्टडी? ऑल राइट, ये अपन ने वही पढ़ा कि भाई for example 4 numbers are given. This is the first term, second term, third term and fourth term. These are the mean terms or middle terms. These are the extreme terms, right? Then what did we study? अगर 4 numbers given है, मुझे 4 numbers अगर given है, and if product of means, मतलब if they are in proportion, क्योंकि ये sign लगा हुआ है बीच में, right? This sign is there in between. तो मतलब they are in proportion. So I can say that, from this I can say that product of means, that is 9 into 5 will be equal to product of extremes, that is 3 into 15, which is very much true. 45 आएगा दोनों साइड, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो दिस कुड बी सेड जनरलाइज्ड, अगर मैं इसको लिखूंगी, जनरलाइज करके अगर लिखेंगे तो A is to B is proportional to C is to D, then I can say that B into C is equals to A into D। इसका ये जनरलाइज्ड फॉर्म अपन ने लिखा था, है ना। तो दिस वी स्टडीड। नेक्स्ट अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे इस पे बेस्ड। राइट ऑलराइटी। फिर था लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमने थोड़ी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ और रेशियो की कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, जिससे अपन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते होते थे, राइट। इसका भी प्री रिक्विजिट यही है कि जो अपन ने प्रोपोर्शन पढ़ा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए, फ्रैक्शंस पता होने चाहिए, एंड देन उस पर बेस्ड अपन ने कुछ चीज़ें करी थी, है ना। और वो क्या थी कुछ चीज़ें चिल्ड्रन? ये थी, सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म्स आते हैं। दीज द 4 टर्म्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भाई चारों टर्म्स जो हैं वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डी वाली टर्म है ना, जो लास्ट फोर्थ टर्म है, दैट इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसको अपन फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। See, 4 numbers are in proportion if the product of extreme terms is equal to the product of middle terms, right? अगर vice versa, anyways, अगर मुझे ये given है कि product of extreme is equal to product of means, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि चारों terms आपस में proportional हैं, या अगर proportional दी हुई है then I can say that the products are equal, and then the fourth term will be known as the fourth proportional. This is what it says. Right, like we took an example, 3 is to 15 is proportional to 12 is to 20. So here 20 was the fourth proportional, है ना? This we studied. Just a second, sir. All right. Next, continued proportion. Next अपन ने पढ़ा continued proportion children. अब continued proportion मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई 4 टर्म्स वर्ड है, राइट। नाउ देयर आर ओनली 3 टर्म्स। अब सिर्फ 3 टर्म्स हैं हु आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर, राइट। तो अब वो प्रपोर्शन में कैसे हैं? 3 नंबर्स ए बी सी आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। अब वो प्रपोर्शन में कैसे हैं चिल्ड्रन? ए इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सी, राइट। जैसे हियर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो ये जो रेशियोज हैं, ये दोनों रेशियोज अगर आपस में बराबर हैं, है ना,
A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये दोनों रेशियोज अगर आपस में बराबर है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अगेन आई कैन से दिस दैट ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, है ना। तो उसके लिए मुझे सिंपल चेक क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिंपल चेक ये करना होगा कि सिंस दिस सी ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी, तो व्हाट आई सिंपली डू इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर आ गया देन दिस कुड बी सेड दैट व्हाट ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। तो मैंने वही किया भाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अगर ट्रू हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अगर ट्रू हो गया तो मुझे क्या मिल गया? ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। ये फर्स्ट टर्म हुई, ये मिडिल टर्म है या मीन टर्म जिसे बोल दोगे बी, जो रिपीट हो रही है, राइट, जो रिपीट हो रही है, जिसका स्क्वायर हो रहा है, जो दो बार मतलब जिसका अपन वो ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, दैट विल बी द मीन टर्म और द मिडिल टर्म एंड दिस विल बी द थर्ड टर्म, है ना। ये इसी तरीके से होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म या मीन टर्म, उसको ज़्यादा एप्ट वर्ड जो है वो मीन टर्म है इसका, एंड देन इज द थर्ड टर्म, है ना। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, है ना। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सी चेक इफ 4, 6 एंड 9 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो इस तरह से अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि भाई ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं, ये 3 नंबर्स, देन जिस तरह से लिखे हुए, जिस ऑर्डर में लिखे हुए, दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वील फॉलो द सेम ऑर्डर, फर्स्ट, मीन एंड थर्ड टर्म, राइट। सो अब इसको चेक करने के लिए व्हाट आर वी सपोज टू डू? दिस हियर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट। तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगी? 4:6 इज प्रोपोर्शनल टू 6:9, ये मुझे वेरीफाई करना है, राइट, ये मुझे वेरीफाई करना है दैट 4:6 इज प्रोपोर्शनल टू 6:9, दिस आई एम सपोज टू वेरीफाई। तो अब उसमें मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन? 6 स्क्वायर, राइट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सिंपल चीज, एक ही चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। सो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 9, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो दिस इज 36 into 36 इक्वल्स टू 36, LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब 4, 6, 9 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ये अपन ने देखा था इसके अंदर। अब इस कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में ही अपन ने 1-2 टर्म्स और देखी थी, एंड व्हाट वर दे? वन वाज मीन प्रपोर्शन, राइट। तो मीन प्रपोर्शन मतलब क्या है? मीन प्रपोर्शन किसको बोल रहे हैं? जो मीन टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, राइट। जब भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन हो रहा है 3 नंबर्स में, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में मीन्स इट इज सेइंग दैट ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ए बी सी जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, देन द टर्म विच इज रिपीटेड, राइट, द मिडिल टर्म, दैट मिडिल टर्म इज नोन एज मीन प्रपोर्शन। निकालते कैसे उसको? ऑब्वियसली सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये मुझे बोल रहा है कि 3 टर्म है जो प्रोपोर्शन में है, जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो उससे मैं क्या बोल सकती हूँ? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी है फिर तो डेफिनेटली। अपन ने अभी तो पढ़ा कि भाई 3 टर्म अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, राइट, तो हम क्या कह सकते हैं उससे कि भाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, है ना। अभी अपन ने देखा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उससे अपन ने करके देखा कि भाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ रहा है। तो अब अगर मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है जो कि है बी, तो बी में कैसे निकालूंगी? अंडर रूट ऑफ ए सी, बस ये जो 2 है वो राइट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो ए सी का अपन स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ए सी का स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन, ठीक है। सो दिस वाज इट। फिर अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा कि भाई फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 16, तो मुझे ये पता है कि 4 इज द फर्स्ट टर्म, 16 इज द थर्ड टर्म या लास्ट टर्म, जो भी बोल लो उसको, है ना। और मीन प्रपोर्शनल क्योंकि निकालना है, इसका मतलब मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, इसका मतलब मुझे ये बी निकालना है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी तो है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी तो है, पर मुझे निकालना है बी, ना कि बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है। सो दैट इज गोइंग टू बी, अपन ने अज्यूम कर लिया कि भाई लेट इट बी पी, व्हाट डिड वी डू? पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 into 16, डायरेक्टली निकाल लिया। इस तरह से अपन ने मीन प्रपोर्शन देखा था। देन वी सॉ थर्ड प्रपोर्शन, फिर अपन ने देखा थर्ड प्रपोर्शन कि भाई थर्ड प्रपोर्शन क्या है?
तो भाई इफ 3 टर्म्स आर देयर विच आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ए बी सी 3 टर्म्स है जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन सी द लास्ट टर्म, द थर्ड टर्म इज नोन एज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो पॉइंट यही है चिल्ड्रन उसका कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। अब उसमें सी निकालना है तो वेरी सिंपल, सी तो आप निकालो। अब 3 टर्म्स है, 3 टर्म में से 2 आपको दी हुई है, एक निकालनी है तो निकाल लोगे आसानी से। सी ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगी? सी होगी। अपन ने क्वेश्चन भी देखा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 and 8, तो अपन ने अज्यूम कर लिया। अब 8 इज द सेकेंड टर्म हियर। Now we very well understand this that since they are written in this order, तो ये फर्स्ट टर्म ही होगी, ये 8 जो है वो मीन टर्म ही होगी या मीन प्रोपोर्शन ही होगी, और मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। दैट मीन्स 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू थर्ड प्रोपोर्शन, 4 इंटू थर्ड प्रोपोर्शन, बस थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। इस तरह से अपन ने इसको देखा था, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन देखा था। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें करी थी। ओके राइट। फिर हमने कुछ पढ़ी रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, जहाँ हमने देखा कि भाई इन्वर्टेंडो अगर है, इन्वर्टेंडो मीन्स इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, मतलब दो रेशियोज आपस में अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में हैं, दैट मीन्स उनके इन्वर्ट, ऐसा नहीं एक को इन्वर्ट कर दिया, भाई दोनों को इन्वर्ट कर दिया तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दैट मीन्स b अपॉन a विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू d अपॉन c, राइट। दिस वॉज वन प्रॉपर्टी। सेकेंड वन वॉज alternando. Alternando means if a upon b is equals to c upon d, a upon b is equals to c upon d मुझे दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a upon c will be equals to b upon d, a upon c will be equals to b upon d, मतलब c को मैं नीचे इधर ले आई, b को मैं उधर लेके चली गई, तो भी the ratios won't differ, ratios तब भी सेम ही होंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज थी। देन वी स्टडीड अबाउट कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब सॉरी हाँ कॉम्पोनेंडो, यस। सो कॉम्पोनेंडो में अपन ने क्या पढ़ा, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ऐसा मुझे दो रेशियोज इक्वल दे रखे हैं तब उस केस में मैं क्या बोल सकती हूँ, ए प्लस उसका जो डिनोमिनेटर है, a प्लस द डिनोमिनेटर अपॉन द डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू c प्लस द डिनोमिनेटर अपॉन द डिनोमिनेटर, राइट। कॉम्पोनेंडो में अपन क्या कर रहे हैं, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, एंड डिविडेंडो में बस सेम चीज है, बस वहां पे क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो मैं उसे क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, बस इतना ही डिफरेंस है। कॉम्पोनेंडो में एडिशन हो रहा है, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और जब हम क्वेश्चंस करते हैं चिल्ड्रन, जब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है या इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जब हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं। इसके अपन ने एक दो क्वेश्चन भी किए थे, आज भी अपन कर लेंगे। सो इसके अंदर क्या है चिल्ड्रन, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी will be equal to c plus d upon c minus d, right? सिंपल लगता है, पर क्वेश्चन करते टाइम पे याद नहीं आता है कि अपन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस तरह से लगा सकते हैं। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है। ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर अपन ने इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी किया था, हाँ एक किया था, ये दूसरा किया था, तीसरा। अब ये करो, अभी करो चिल्ड्रन इसको, प्लीज डू इट राइट नाउ, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू डू इट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7,
टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, टिक टिक 11, टिक टिक 12. and now I'll do. हो गए तुम्हारे 30 सेकंड खत्म. चलो करते हैं, लेट्स डू इट. If p is equals to 4xy upon x plus y, then the value of p plus 2x upon, this is y children, this is y, this is y. p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y will be. ठीक है, तो आओ मेरी प्यारी बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं. राइट, सो दिस इज p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y. राइट, p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y will be what? yes, तो अपन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके अंदर. वही कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड ही लगाएंगे ऑब्वियसली, करते जाओ साथ में. सो p plus 2x plus p minus 2x upon p plus 2x minus p minus 2x plus p plus 2y plus p minus 2y upon p plus 2y minus p minus 2y. है ना, ये कर दिया अपन ने, सही कर दिया अपन ने, सही कर दिया बिल्कुल. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपन p प्लस 2x प्लस p माइनस 2x अपॉन p प्लस 2x माइनस p प्लस 2x प्लस p प्लस 2y प्लस p माइनस 2y अपॉन p प्लस 2y माइनस p प्लस 2y. यस, माइनस p प्लस 2y. ओके, ये तो करेक्ट है. प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस p प्लस p कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसिल, दिस. टिक 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 टिक. अब अपन यहाँ करेंगे आगे का क्वेश्चन, अपन यहाँ करेंगे बेटा. नेक्स्ट क्या कहता है ये, 2p, दिस इज 2p अपॉन दिस इज 4x, ओके, प्लस दिस इज 2p अपॉन 4y. तो ये बेसिकली हो गया p अपॉन 2x प्लस p अपॉन 2y, p अपॉन 2x प्लस p अपॉन 2y. ठीक है, उड़ी बाबा, गलत वो लगा दिया मैंने, सब जगह इक्वल टू के साइन ही लगेंगे. फिर बस अब p के वैल्यू डाल देते हैं अपन, p का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं. लेट्स डू इट अपॉन, इसको और सॉल्व करूँ क्या, हैं चलो कोई बात नहीं. दिस इज 2x एज इट इज, या इसको हम लिख देते हैं ऐसा, x प्लस वाई, एंड ये तो एज इट इज रहा ही सही, एंड 2x एज इट इज प्लस 4xy अपॉन x प्लस वाई
एंड यहाँ पे 2y एज इट इज। ठीक है बेटे, ठीक है। अब कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 2 रह गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी रह गया 2। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ नाउ? देखते हैं बबुआ। 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस 2x अपॉन x प्लस वाई। तो ये तो हो गया 2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 2y इज x प्लस वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस वाई कॉमन, तो आंसर आ गया 2। फाइनल आंसर बेटा, इसका फाइनल आंसर आ चुका है 2, ये आ गया, क्योंकि ये हो जाएंगे कैंसल, राइट। सो फाइनल आंसर आई गेट 2 हियर। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल, p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y is equal to 2। ठीक है, लिख लो। छाप लीजिए इसको बेटा। आई होप समझ में आ गया कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगा रहे हैं अपन। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, एक तो आपने यहाँ लगाया और दूसरा कहीं और लगाया क्या? नहीं, यहाँ से तो अपने डायरेक्ट कर दिया इसको, है ना। ठीक है, कर लो बेटा, कर लो इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखें। द एजेस ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 5:7। अच्छा, प्रेजेंट एजेस उनकी है रेशियो में है, किसमें? 5:7 में। लेट्स से 5p 7p। 18 years ago their ages were in the ratio 8:13। अब 18 years ago म्हणजे 18 साल पहले, राइट। तो कर लेते हैं फिर, क्या दिक्कत है। एजेस ऑफ 2 persons are in the ratio, let the present, साथ में कर लो भाई, let the present ages be 5p and 7p। ठीक है, प्रेजेंट एजेस मैंने मान ली 5p और 7p। 18 years ago, 18 years ago, 18 years ago क्या होगा? Their ages, 18 years ago their ages will be 5p minus 18, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें से 18 ईयर्स माइनस कर दूंगी मैं, एंड 7p minus 18, राइट। अब वो बोल रहा है 18 ईयर्स अगो द एजेस वर इन द रेशियो, मतलब जो उनका एजेस है वो किस रेशियो में था? 8:13 में। सो एज पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, एज पर क्वेश्चन 5p, क्योंकि दिस इज फर्स्ट, दिस इज द एंटीसीडेंट, ये पहले आएगा। ठीक है, 5p minus 18 अपॉन 7p minus 18 क्या दिया हुआ है? 8:13, राइट, यही दिया है। तो बच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही
आंसर आ जाएगा अपने पास 13, 5p माइनस 18, 8, 7p माइनस 18। कर लो भाई, कर लो इसको। ये हो गया 65p माइनस 18 इंटू 13 है, ये हो गया 4, 234, अब इसको आगे कर देते हैं अपन। 65p माइनस 56p इज इक्वल्स टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस। 234 माइनस 144, ये हो गया 15 माइनस 6, 15 माइनस 5, 10, 9 p 0, 13 minus 4, 13 minus 6, 10 and 9, 90, p is equals to 10. So their present ages, are 5 into 10, that is 50 years, and 7 into 10, मेरे हिसाब से तो बच्चे यही आना चाहिए। अब करके देख लो तुम फटक से। ठीक है, ठीक है बच्चे, कर लिया, छाप लिया। अब बस आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अगला जो लेक्चर होगा चिल्ड्रन, दैट विल बी Olympiad level questions. Till then, bye bye, take care, and remember to use my code AVLife to get 30% of discount. Bye bye.